Hello everyone, I am Tushita, your biology educator, and welcome to our channel Nursing Gurukul. I hope you all are doing great. And मॉडल पेपर की इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 6 जो कि इम्पॉर्टेंट है एम्स के बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है। मैं आज जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाने वाली हूँ, अगर आपको उन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल नर्सिंग गुरुकुल उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्वेश्चंस को स्टार्ट कराने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ हमारे 2025 के कुछ टॉपर्स जिन्होंने बेटा नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ाई करके आज वो एक बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल जो है कोर्सेज को कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मिलेगा बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल दोनों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन का एक कंप्लीट पैकेज, जहाँ पे आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, टेलीग्राम सपोर्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो अभी तक अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी जाके ये ऐप डाउनलोड करें। उसके अलावा अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए हो एंड जो भी मैं मॉडल पेपर सॉल्व करवाती हूँ उन्हें आपको सॉल्व करना हो तो आप यूट्यूब चैनल हमारे नर्सिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आप लोगों ने मेरा ये जो मैं मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व कराती हूँ, अगर आप लोगों ने पहले भी वीडियोस, अगर आपने इससे पहले जो 5 मॉडल पेपर सॉल्व कराए हैं तो आपको पता होगा कि मैं 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, उसके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं, जो इनकरेक्ट ऑप्शंस भी हैं, मैं उनको भी एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि क्या होता है बेटा कि कई बार हमारे जो ऑप्शंस, दूसरे ऑप्शंस है, जो इनकरेक्ट ऑप्शंस है पेपर में, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें सारे ऑप्शंस की जो है जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन डीएनए द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज। तो बेटा स्टैंडर्ड जो हमारा बी डीएनए होता है, ठीक है, बी डीएनए डबल हेलिक्स, तो जब वो एक फुल टर्न लगाता है हेलिक्स का तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है बेटा करीबन 3.4। ठीक है, और वो जो होता है उसमें बेस पेयर होते हैं 10। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच में, तो मैं क्या करूँगी, 3.4 अपॉन में 10 कर दूंगी, तो 0.34 नैनोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा नैनोमीटर में था। तो हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 3.4 नैनोमीटर की बात करूँ तो बेटा ये तो जितना एक लेंथ लगी है कंप्लीट करने में 360 डिग्री डीएनए हेलिक्स को, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं अगर 34 नैनोमीटर की बात करूं तो 34 नैनोमीटर जो है फिजिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, फॉर कंसेक्यूटिव बेस पेयर। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो हमारा जो ऑप्शन बी है, मेसेल्सन एंड स्टाल, ये हमारा राइट आंसर आएगा। मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, इन्होंने बेटा 1958 में प्रूफ किया था। इन्होंने एक तो हैवी नाइट्रोजन यूज़ किया था और एक नॉर्मल नाइट्रोजन लिया था ई कोलाई के अंदर, और इन्होंने बताया था कि जब रेप्लिकेशन होती है तो क्या होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है, एक उसका जो स्ट्रैंड होता है वो पेरेंट्स वाला स्ट्रैंड होता है और एक जो उसका स्ट्रैंड होता है वो नया डॉटर स्ट्रैंड होता है। तो उस तरीके से क्या है, वो जो उसकी फॉर्मेशन हो रही है दोनों स्ट्रैंड की, वो क्या होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। बेटा हर्शी एंड चेज की बात करूँ तो इन्होंने जो है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का यूज़ किया था और सल्फर का यूज़ किया था, ये प्रूफ करने के लिए कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। वॉटसन एंड क्रिक की बात करूँ तो आपको पता है जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो इन्होंने प्रपोज किया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ की बात करूँ तो इन्होंने डिस्कवर किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन्होंने डिस्कवर किया था, जो कि पहला स्टेप था इन आइडेंटिफाइंग डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है, डिस्ट्रोफिन जो है वो हमारा लार्जेस्ट ह्यूमन जीन होता है। बेटा ये जो जीन होता है ये पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर,
और ये जो इसका स्पैन होता है करीबन 2.4 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि 2400 KB। और म्यूटेशन अगर इस जीन में हो जाती है तो ड्यूचीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज़ जो है होने के चांसेस होते हैं। इंसुलिन जीन की बात करूँ तो इंसुलिन जीन जो है बहुत ही स्मॉल जीन होता है कंपैरेटिवली। ऑन्कोजीन की मैं अगर बात करूँ तो ये जीन्स की कैटेगरी है जो कि कैंसर कॉज करते हैं, ये कोई स्पेसिफिक सिंगल जीन का नेम नहीं है। हीमोग्लोबिन जीन की बात करूँ तो रिलेटिवली स्मॉल जीन्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम 11 एंड 16 पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि द की इंडस्ट्री एनिमल्स आर। तो हमारा जो ऑप्शन है हर्बीवोर्स, दैट विल बी द राइट आंसर। क्योंकि बेटा हर्बीवोर्स को हम लोग की इंडस्ट्री एनिमल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो प्लांट्स जो है वो अपना फूड प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल यानी कि जो प्लांट्स रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, तो उसे ये कन्वर्ट करता है, ये प्रोसेस करता है एनिमल टिश्यू में। क्यों, क्योंकि जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, बट जो नेक्स्ट इससे स्टेप आता है, ठीक है, सेकेंड कंज्यूमर लेवल जो हमारा आता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर लेवल हो गया, जब हमारा सेकेंडरी लेवल आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी हमारे जो एनिमल टिश्यू में कन्वर्जन होता है वो कौन करते हैं, हर्बीवोर्स करते हैं, जो कि एक की इंडस्ट्री एनिमल्स कहलाते हैं। और रेस्ट जितने भी एनिमल किंगडम हम कह सकते हैं कार्निवोर्स हैं, वो इन पे ही डिपेंडेंट होते हैं। कार्निवोर्स की बात करूँ बेटा, ये जो है सेकेंडरी या फिर टर्शरी कंज्यूमर होते हैं। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं बेटा, ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि बायोमास को क्रिएट करते हैं, ना कि ये एनिमल्स नहीं होते। डिकम्पोजर्स की बात करूँ तो ये ब्रेक डाउन करते हैं डेड मैटर का इनटू न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द गॉस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू। हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, दैट विल बी द राइट आंसर। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, जो गॉस प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि अगर कोई दो स्पीशीज है, ठीक है, वो एक ही चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा अडेप्टेबल होगा, जो ज़्यादा बेटर होगा, वो सस्टेन करेगा, और दूसरा वाला जो है उसे कंपटीशन से बाहर कर देगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, प्रतिस्पर्धी बहिष्करण, यानी कि अगर सपोज दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो लोग हैं, दोनों को एक ही चीज़ चाहिए, पर अब उसमें कैसे डिसाइड होगा कि किसको ज़्यादा चीज़ या फिर किसको वो चीज़ मिलेगी। तो बेटा जो ज़्यादा ताकतवर होगा नेचर में वही जीतेगा, ऑब्वियस सी बात है। या फिर कितनी भी बुरी कंडीशन आ जाए, कितनी भी हार्श एनवायरमेंट कंडीशंस आ जाए, वो उसमें जी पाए, वो उसमें सस्टेन कर पाए, तो वैसा जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, वहाँ पे जी जाएगा, वहाँ पे वो रह पाएगा। ठीक है, हमारा गॉस जो है, गॉस प्रिंसिपल जो है इससे रिलेटेड था। म्यूचुअलिज्म की बात करूँ बेटा, इसमें क्या होता है कि जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या है, दोनों स्पीशीज जो होते हैं उनके बीच का रिलेशनशिप होता है जिनको दोनों को बेनिफिट होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि लाइकन्स जो होते हैं, एल्गी और फंजाई का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, दोनों को बेनिफिट होता है। रिसोर्स पार्टीशनिंग की बात करूँ तो ये बेसिकली बेटा कंपटीशन जो होता है ना, उसका ये सॉल्यूशन है, जहाँ पे स्पीशीज डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि भैया तुम्हारा इतना पोर्शन हो गया, मेरा इतना पोर्शन हो गया, और दोनों ने आपस में डिवाइड कर लिया, ताकि क्या है, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, और कोई भी ऐसा ना हो कि किसी को खाने के बिल्कुल लाले पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, प्रेडेशन की बात करूँ अगर मैं बेटा, प्रेडेशन जो होता है इसमें एक ऑर्गेनिज्म किल करता है और ईट करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एंजाइम इज नोन एज रुबिस्को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रुबिस्को, सो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है दैट विल बी द राइट आंसर। राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ रुबिस्को। दिस इज एन एंजाइम जो बेटा मोस्ट अबंडेंट होता है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है बेटा। रेस्ट जितने भी हैं वो तो इनकरेक्ट ही हो गए हैं ना, क्योंकि वो उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज नॉट राइट। अबंडेंट होता है बेटा अर्थ में, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है CO2 फिक्सेशन का हमारे केल्विन साइकिल में, ठीक है, उसको कैटेलाइज करता है, और इसका जो नाम है उसी से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये CO2 के साथ भी रिएक्ट करता है, ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि इसका नाम में ही आपको पता चल रहा है, राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7, जिफ्ट टेक्निक इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ, ठीक है। जिफ्ट क्या होता है बेटा? जिफ्ट होता है हमारा जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। हमारा जो ऑप्शन बी है दैट विल बी द राइट आंसर। कि होता क्या है जिफ्ट में, कि जो जिफ्ट का मतलब क्या होता है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, कि जाइगोट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ये एक बेटा एक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट होता है जहाँ पे हम जाइगोट को डायरेक्टली जो है प्लेस कर देते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एम्ब्रियो इनटू यूट्रस, ठीक है, ये जो हमारा है एम्ब्रियो विद मोर देन 8 प्लास्टोमेयर्स इनटू यूट्रस, ये बेटा ये होता है आईयूटी, जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। फिर मैं बात करूं अगर ऑप्शन सी की, एम्ब्रियो इनटू फेलोपियन ट्यूब, बेटा ये जो होता है हम जो है इसमें बात करते हैं कि स्पेसिफिकली जो है जाइगोट का 8 सेल या फिर लेस उससे स्टेज होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम बात करते हैं जिफ्ट में जाइगोट के लिए, ठीक है, ना कि एम्ब्रियो के लिए। और जाइगोट इनटू यूट्रस की मैं अगर बात करूं तो बेटा जाइगोट जो है नेचुरली फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है, वो यूट्रस में सिर्फ मूव करता है आफ्टर सेवरल डेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन टू कंट्रोल, तो हमारा जो ऑप्शन बी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना बेटा एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि साइन की गई थी 1987 में, और इसका प्राइमरी गोल ये था कि वो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करे, कि जो भी हमारे ओजोन के डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनको ये फेज आउट कर दे और प्रोटेक्ट करे एनवायरनमेंट को। ग्लोबल वार्मिंग की बात करूं तो बेटा ये जो है प्राइमरली क्योटो प्रोटोकॉल में इसको एड्रेस किया गया था एंड पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। वाटर पोल्यूशन की मैं बात करूं तो ये जो बहुत सारे हमारे लॉज होते हैं जैसे क्लीन वाटर एक्ट, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों से कंट्रोल किए जाते हैं, बट कोई सिंगल ग्लोबल प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है, इस नाम का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम का रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन। फॉरेस्ट फायर की बात करूं तो ये एनवायरमेंटल डिजास्टर होते हैं जो कि मैनेज होते हैं थ्रू रीजनल फॉरेस्ट्री स्ट्रैटेजीज एंड क्लाइमेट अडेप्टेशन, बट नॉट थ्रू अ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, ठीक है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, ठीक है। लिमुलस जो है किंग क्रैब, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा जो लिविंग फॉसिल होता है वो क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे हमारे चेंजेस आए हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, अर्लियर जियोलॉजिकल टाइम से है, बट उसके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं इतना सब होने के बाद भी, और उसके जो बाकी के अदर स्पीशीज़ हैं वो रिलेटिवली एक्सटेंट हो चुके हैं क्योंकि वो तो कई टाइम से लेकर अब तक एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसके जो बाकी सारे स्पीशीज़ हैं वो क्या है, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो हमारा जो बेटा ये किंग क्रैब है ना, ये लगा लो आप 450 मिलियन ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके अंदर आप लगा लो बिल्कुल ना के बराबर इवोल्यूशनरी चेंजेस हैं। लोकोस्टा जो होता है बेटा, लोकोस्टा हम लोग बेसिकली बात करते हैं ग्रास हॉपर्स की। ग्रास हॉपर्स होता है जो कि एक मॉडर्न इंसेक्ट है। एपिस की बात करूँ हनी बी, है ना, तो हनी बी जो होते हैं ये उसका जीनस है एपिस, ठीक है, विच इज़ अ हाईली इवॉल्व्ड सोशल इंसेक्ट। लेसिफर की बात करूँ, लेसिफर जो होता है लैक इंसेक्ट होता है जो कि शेलैक को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, ये भी एक काइंड ऑफ मॉडर्न इंसेक्ट ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, द एस शेप्ड ग्रोथ कर्व इज ऑल्सो नोन एज, हमारा ऑप्शन बी जो है सिग्मॉइड कर्व, दैट विल बी द राइट आंसर। अब इसमें क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट होता है सिग्मॉइड कर्व की, पहले स्लो इनिशियल फेज होता है लैग फेज, फिर हमारा जो है रैपिड ग्रोथ होता है एक्सपोनेंशियल, और फिर उसके बाद क्या है स्टेशनरी फेज आ जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है लैग फेज, ठीक है, फिर एक्सपोनेंशियल होता है तो हमारा होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लॉग फेज। उसके बाद हमारा आ जाता है स्टेशनरी फेज, ठीक है, कि जब रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म होने लग जाते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल कर्व की बात करूँ तो ये कॉन्टिन्यूस ग्रोथ दिखाता है विदाउट लेवलिंग ऑफ। जे शेप का कर्व जो है वो इसमें बनता है। जे शेप कर्व हम कह सकते हैं जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए होता है, जैसे कि इस तरीके का ग्रोथ बनता है जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होता, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, ये जे शेप का होता है, ठीक है। उसके बाद लीनियर कर्व की बात करूँ, लीनियर कर्व जो है कांस्टेंट इंक्रीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि बायोलॉजिकल पॉपुलेशन में तो बहुत ही रेयरली देखा जाता है, तो दैट इज़ नॉट राइट एट ऑल, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। टीआई प्लाज्मिड इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम, हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा होता क्या है, जो टीआई प्लाज्मिड होता है, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, वो ना इसमें पाया जाता है, इस बैक्टीरिया में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन में। तो ना नेचुरली ये क्या करती है, अपना जो डीएनए का कुछ पार्ट होता है ना वो इंसर्ट कर देती है प्लांट में, जिसकी वजह से प्लांट में जो है ट्यूमर होने लग जाता है। अब जैसे ये तो उसने इंसर्ट कर दिया अपना ट्यूमर इंड्यूसिंग वाला है ना, कि जिससे प्लांट में ट्यूमर हो गया, बट साइंटिस्ट क्या करते हैं कि कुछ अच्छी जीन्स जो कि उन्हें ट्रांसफर करनी हो, या कोई स्पेसिफिक ट्रेट की जीन है जो उन्हें ट्रांसफर करनी हो, तो वो इस बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देते हैं, ताकि क्या है दूसरे वाले प्लांट में ट्रांसफर हो पाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से यूज हो जाता है। बेटा बीटी की बात करूँ, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, ये जो है सोर्स होता है बीटी टॉक्सिन का, ठीक है, और ये यूज होता है फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस, नॉट द टीआई प्लाज्मिड। राइजोबियम आपको पता है फेमस है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ठीक है, इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। इकोलाई की बात करूँ तो ये भी होस्ट के तरह यूज होता है क्लोनिंग करने के लिए, बट नेचुरली ये कैरी नहीं करता टीआई प्लाज्मिड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेंस कोडोन इन अ जेनेटिक कोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन बी। तो होता क्या है, टोटल हमारे 64 जेनेटिक कोडोन है, जिसमें से हमारे 3 जो है वो स्टॉप कोडोन है, दैट इज नॉनसेंस कोडोन। रेस्ट हमारे बच गए 61 कोडोन, ठीक है, जो कि हमारे क्या हो गए, सेंस कोडोन हो गए, जो कि हमारे क्या है, सेंस कोडोन्स कहलाते हैं, जो कि स्पेसिफाई हम कह सकते हैं कि 61 जो है अमीनो एसिड्स जो कोड करते हैं, जो सेंस कोडोन है, उन्हें हम कहते हैं। 64 तो बेटा टोटल नंबर हो गया, 3 हमारे हो गए नॉनसेंस वाले, 20 जो है बेटा स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो कि ट्रांसलेशन करते हैं, ये उनके नंबर काइंड ऑफ की बात की गई है। अब मैं बात करती हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला था कि 2 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, जो कि आपको करके लाना होता है, जिससे मुझे ये पता चल पाए कि आपके अंदर कितनी सिंसियरिटी है, आप लोग पढ़ भी रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर पढ़ रहे हैं तो कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं वैसे पिछले जितने भी मैंने मॉडल पेपर कराए हैं, तो मुझे पता है, मुझे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने कमेंट किए हैं क्वेश्चन के आंसर्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ये पता चल पाया कि आप लोग कितनी अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो कि आपको यूट्यूब पे कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि इन ह्यूमन हेल्थ द टर्म माल्ट स्टैंड्स फॉर, ठीक है। ये जो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ बेटा, इससे क्या है, एक आपका भी चेक रहता है कि आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, मुझे भी पता चलता है कि आप लोग जो है क्वेश्चंस को मिलके साथ में मेरे सॉल्व कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितनी सिंसियरली कर रहे हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जो भी मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉलिस्टिकली बनाया जाता है, ठीक है। मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे, जो भी हम प्रैक्टिस करवाते हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी प्रैक्टिस करवाया था, तो बेटा उसके आने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको मॉडल पेपर करा रहे हैं, आप वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे साथ सॉल्व करें, ताकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ सके, और आपके जो मार्क्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया बाय बैक्टीरिया इज। तो हमारा जो ऑप्शन बी है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बेटा नेचर में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है N2, वो डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो अब जब उसे वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है, ठीक है। तो N2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जो भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं राइजोबियम, ठीक है, उसके अलावा एजोटोबैक्टर, तो वो नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देता है बेटा अमोनिया में, ताकि वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो पाए, ताकि वो उसे एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नाइट्रिफिकेशन की, तो बेटा नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अमोनिया जो है वो नाइट्रीट्स में कन्वर्ट होती है, देन नाइट्राइट्स में, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जितने भी हमारे नाइट्रेट्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रेट्स होते हैं, वो कन्वर्ट बैक हो जाते हैं नाइट्रोजन गैस में और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अमोनिफिकेशन क्या होता है, जो भी हमारे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है डेड प्लांट्स और एनिमल से, वो कन्वर्ट बैक हो जाते हैं अमोनिया में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेल्स ऑफ द पैंक्रियास सिक्रीट इंसुलिन। तुम्हारा ऑप्शन बी बीटा सेल, दैट विल बी द राइट आंसर। जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है पैंक्रियास का, उसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं आइल्स ऑफ लैंगरेंस। तो इन क्लस्टर्स के अंदर होते हैं बेटा बीटा सेल्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सिक्रीटिंग इंसुलिन, और ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर लेवल को लो कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ अल्फा सेल्स की, तो ये ग्लूकागन को सिक्रीट करते हैं और ये ब्लड प्रेशर लेवल को इंक्रीज करते हैं। अगर मैं बात करूँ डेल्टा सेल्स की, तो जो डेल्टा सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टेटिन, ठीक है, जो कि इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागन, दोनों की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। एफ सेल्स की बात करूं तो ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को प्रोड्यूस करने में, मतलब रेगुलेट करने में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। कौन सा था गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स? तो हमारा जो ऑप्शन बी है मीजोजोइक एरा, दैट विल बी द राइट आंसर। होता क्या है कि अप्रॉक्स आप लगा लीजिए 252 से 66 मिलियन ईयर्स अगो, ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर टाइम था, दैट वाज द टाइम ऑफ गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, और ये मीजोइक एरा है जहाँ पे पर्टिकुलरली डायनासोर्स जो हैं वो डोमिनेंट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स थे, और इसको डिवाइड किया गया था ट्रायसिक, जुरासिक। जुरासिक तो बेटा बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने देखी भी होगी, मूवीज़ भी हैं इसके ऊपर, जुरासिक पार्क्स भी हैं, ठीक है, और क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ पैलोजोइक एरा की, तो बेटा पैलोजोइक एरा जो है वो फिशेस के लिए हम कह सकते हैं एज ऑफ फिशेस जो था, दैट वाज पैलोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा की बात करूँ तो ये एज ऑफ मैमल्स कहलाता है, और प्रोट्रियोजोइक एरा ये जो है मच अर्लियर जियोलॉजिकल, आप कह सकते हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ था अर्ली मल्टीसेल्युलर लाइफ का, उससे कैटेगराइज करा जाता है। मतलब रेप्टाइल्स जब एग्जिस्ट नहीं करते थे ना, तो उससे काफ़ी पहले का ये टाइम है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। ऑप्शन ए जो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, दैट विल बी द राइट आंसर। रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है, एक बॉडी का इम्यून सिस्टम जब क्या करता है, मिस्टेकनली हेल्दी सेल्स को अटैक करने लगता है, ठीक है, कि हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसने गलती से क्या कर लिया, गलत डिटेक्ट कर लिया, और हेल्दी ही सेल्स को वो एकदम बिल्कुल उसको अटैक करने लग जा रहा है। अब जब वो उसे अटैक कर रहा है तो हो क्या रहा है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है। अब उससे क्या होता है बेटा, जितने भी ये जो अटैक हो रहा है, ये कहाँ पे अटैक होता है, जितने भी जॉइंट्स हैं, ठीक है, सिनोवियम जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं वहाँ पे अटैक करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन होती है, पेन होता है, ठीक है, और इवेंचुअली जॉइंट में डैमेज पड़ जाता है, ठीक है। एड्स की बात करूँ तो ये तो बेटा HIV वायरस से होता है ना, जो कि इम्यून सिस्टम को वीक करता है बट अटैक नहीं करता है बॉडी को, ठीक है। कैंसर आपको पता है क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, ठीक है, कि बिल्कुल डिवीजन जो है वो हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, एबनॉर्मल सेल्स की। इसमें कोई इम्यून अटैक नहीं होता हेल्दी टिश्यू के ऊपर, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एस्थमा की बात करूँ तो दिस इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जहाँ पे जो एयरवेज होते हैं, यूजुअली कोई भी एनवायरमेंट से कुछ एलर्जी आ गई, ठीक है, कोई हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से, ठीक है, तो ये कोई ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। दिस इज लाइक कि अगर कोई एलर्जेंट है एनवायरमेंट में, कुछ इस तरीके का चीज़ें हो गई जिससे हमारा जो रेस्पिरेटरी कंडीशन है, या फिर हम कह सकते हैं वो अफेक्ट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एस्थमा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द नेट गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलिसिस इज। तो हमारा जो ऑप्शन ए है 2 ATP, दैट विल बी द राइट आंसर। क्योंकि बेटा ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे, आई नो आप बोल रहे होगे कि मैम 4 ATP आना चाहिए, तो बेटा 4 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, दो जो है वो इनिशियली प्रिपरेटरी वाले टाइम में ही खत्म हो जाते हैं, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2 ही बचता है, ठीक है। 4 ATP जो है वो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये टोटल है, इसमें हमसे पूछा नेट गेन कितना हुआ है, इसने हमसे ये नहीं पूछा कि वो नेट प्रोड्यूस कितना हुआ है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा बेटा जो हमारा ये 36 ATP की मैं अगर बात करूँ, तो हमारे बहुत सारे कुछ यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेट जो नेट गेन होता है एंटायर प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें हमारा 36 ATP जो है वो गेन होता है, ठीक है। 38 की बात करूँ तो ये मैक्सिमम थ्योरेटिकल यील्ड है ATP की फ्रॉम कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल।
फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस? तो हमारा जो ऑप्शन बी है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, दैट विल बी द राइट आंसर। इनर जो हमारा ईयर होता है ना बेटा, इनर ईयर के अंदर क्या होता है, वेस्टिबुलर एपरेटस होता है। क्या होता है? वेस्टिबुलर एपरेटस। ठीक है। अब होगा क्या, जिसके अंदर होता है हमारे सेमी सर्कुलर कनाल्स। ठीक है। तो ये कनाल्स के अंदर फिल होते हैं लिक्विड, और ये हेयर सेल्स भी होते हैं जो कि जो भी रोटेशनल मूवमेंट होता है, सपोज मैं से हेड को रोटेट कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ जिससे बॉडी बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस हो रहे हैं, उसको ये क्या करता है, मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम को और बैलेंस बनाए रखता है। अगर मैं बात करूँ कॉकलिया की, कॉकलिया जो होता है आप कह लो स्नेल शेप का स्ट्रक्चर होता है ऐसा काइंड ऑफ, और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है हियरिंग के लिए, और कन्वर्ट करता है ये साउंड वाइब्रेशन को इनटू नर्व इम्पल्सेस। ठीक है। इंकस की बात करूं, इंकस जो होता है वन ऑफ द 3 टाइनी बोन्स जो होते हैं ना, ऑसिकल्स, ठीक है, मिडल ईयर में, तो ये वन ऑफ द टाइनी बोन्स होती है जो कि साउंड वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करती है। ठीक है। उसके बाद यूस्टैशियन ट्यूब जो है, ये क्या होती है, ये कनेक्ट करती है मिडल ईयर को टू द थ्रॉट। ठीक है। मिडल ईयर को थ्रॉट से कनेक्ट करती है। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB जीन कंट्रोल विच पेस्ट इन बीटी कॉटन? तो हमारा जो ऑप्शन बी है कॉटन बॉल वर्म, दैट विल बी द राइट आंसर। बीटी कॉटन जो होता है बेटा एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है जिसमें जीन होता है बैसिलस थुरिंजिनेसिस। स्पेसिफिकली जो हमारे क्राई 1AC है एंड क्राई 2AB जीन है, वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन जो कि लीथल होते हैं कॉटन बॉल वर्म्स के लिए। ठीक है। जो कि क्रॉप के डैमेज से बचाते हैं। कॉर्न बोरर जो होता है ये प्राइमरली कंट्रोल होता है क्राई 1AB जीन से। ठीक है। नेमाटोड्स की बात करो तो ये यूजुअली मैनेज होता है थ्रू डिफरेंट बायो, आप कह सकते हैं बायोटेक स्ट्रैटेजी, जैसे कि RNA इंटरफेरेंस से। ठीक है। फ्रूट फ्लाइज की बात करूँ तो फ्रूट फ्लाइज जो होता है प्राइमरी टारगेट नहीं होता स्पेसिफिक क्राई प्रोटीन्स का, जो कि हम बीटी कॉटन में यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 है द टर्म लिंकेज वॉज कॉइंड बाय, ठीक है, TH मॉर्गन विल बी द राइट आंसर। इन्होंने जो है लिंकेज टर्म को कॉइन किया था, और इन्होंने जो है किस पे काम किया था, ड्रोसोफिला पे काम किया था। ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, जिसे हम लोग बेटा फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था कि कुछ जो जीन्स है ना वो सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड है और वो इनहेरिट हो जा रही हैं। ठीक है। बिकॉज वो फिजिकली लिंक्ड है उससे। ग्रेगोर मेंडल आपको पता है, ठीक है, इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। उसके अलावा इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया है जिससे लिंकेज जो है एक्चुअली वायलेट करता है। ठीक है। कॉरेंस की मैं अगर बात करूं तो इन्होंने जो है वन ऑफ द साइंटिस्ट है जिन्होंने मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया था 1900 में। सुटॉन की बात करूं तो इन्होंने बेटा सुटॉन एंड बावरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज, ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है मिथेन, दैट विल बी द राइट आंसर। करीबन बेटा 50 से 75% मिथेन जो है वो टिपिकली कंसिस्ट करता है हमारा बायोगैस, जो कि प्राइमरी कंबस्टिबल फ्यूल है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इथेन की बात करूँ तो ये नेचुरल गैस तो है बट बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होता है बायोगैस में। सेकंड, लाइक मिथेन के बाद जो हमारा सेकंड गैस जो इंपॉर्टेंट होता है, जो लार्जेस्ट कह सकते कंपोनेंट है, दैट इज CO2, 25 से 50%। बट बेटा ये नॉन कंबस्टिबल बाय प्रोडक्ट है, नॉन कंबस्टिबल बाय प्रोडक्ट है रादर देन मेजर एनर्जी कॉम्पोनेंट। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करूँ, ट्रेस गैस होता है जो कि फाउल स्मेल देता है बायोगैस में। ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कोरोसिव होता है नेचर में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, इन एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल द 2 लाइट चेन्स एंड 2 हेवी चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय। तो बेटा कुछ वाई शेप का ना स्ट्रक्चर होता है ये हमारा एंटीबॉडी का। ठीक है। वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। अब ये बोल रहा है कि ये जो है आपस में कनेक्टेड है, वो कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है डाइसल्फाइड बॉन्ड, इससे ये कनेक्टेड होते हैं। ये जो चेन होते हैं टुगेदर एक इंटरचेन सल्फाइड यानी कि SS बॉन्ड बनाते हैं जो कि कोवेलेंट होते हैं, और एक नेसेसरी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो चाहिए होती है मॉलिक्यूल को फंक्शनल होने के लिए, उसे ये प्रोवाइड करते हैं। रेस्ट जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि अमीनो एसिड को विद इन अ सिंगल चेन लिंक करता है। ठीक है। ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड रूट्स फाउंड इन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मैंग्रोव। होता क्या है, जो मैंग्रोव्स होते हैं ना, हेलोफाइट्स होते हैं, यानी कि ये सलाइन वाले एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे सॉइल वाटर जो है वाटर लॉक्ड रहता है और ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। तो अब यार ऑक्सीजन की कमी है, रूट्स को ऑक्सीजन तो चाहिए होगा, तो क्या होता है जो रूट्स है वो ऊपर की तरफ जो है ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, न्यूमेटोफोर्स जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स, जो कि वर्टिकली अपवर्ड ग्रो कर जाते हैं मड से, ताकि वो डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन ले सके थ्रू स्पेशलाइज्ड पोर्स जिन्हें हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। हाइड्रोफाइट्स की बात करूँ, हाइड्रोफाइट्स तो बेटा एक्वेटिक प्लांट्स जिनके अंदर एरेनकाइमा होता है इन द स्टेम्स, ठीक है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड रूट होते हैं। जीरोफाइट जो होते हैं डेजर्ट प्लांट जो है वो वाटर कंजर्व करने के लिए अडेप्ट करते हैं। ठीक है, ऑफन टैप रूट होता है या फिर सक्यूलेंट्स भी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एपीफाइट्स जो होते हैं, कि जो प्लांट जो होते हैं दूसरे ट्री पे ग्रो करते हैं, ऑफन हैव वेलेमन, जिसे हम लोग बोलते हैं रूट, जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्व करते हैं फ्रॉम द एयर बट नॉट फॉर गैस एक्सचेंज फ्रॉम मड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, विच हार्मोन इज नोन एज द बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन विल बी द राइट आंसर। ऑक्सीटोसिन को हम लोग बर्थ हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये ना ट्रिगर करता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को ये करता है ट्रिगर। ठीक है, यूटेराइन की जो स्मूथ मसल्स होती है जब लेबर होता है, पार्चुरेशन, उस टाइम पे ये एक्ट करता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, स्टिमुलेट करता है लेट डाउन रिफ्लेक्स को फॉर मिल्क इजेक्शन, कि मिल्क इजेक्शन में भी इसका क्या है, काफ़ी मेजर रोल रहता है। प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है बेटा, ये एक्चुअली प्रिवेंट करता है कॉन्ट्रैक्शन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, एस्ट्रोजन की बात करूँ तो ये फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है उनकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और यूट्रस को प्रिपेयर करता है, बट ये ट्रिगर नहीं करता है बर्थ प्रोसेस को खुद से। रिलैक्सिन की बात करूँ, ये रिलैक्स करता है बेटा पेल्विक लिगामेंट्स को, ताकि वो वाइडन हो जाए, बर्थ कैनाल को वाइडन कर सके। बट ऑक्सीटोसिन जो होता है इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ लेबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वीएनटीआर स्टैंड्स फॉर। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट, ये राइट आंसर है, बाकी सब तो फिर इनकरेक्ट ही हो गया क्योंकि लॉजिक नहीं बन रहा है। तो वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट जो होते हैं शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, किसके शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं, ये शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं डीएनए के, जो कि रिपीट होते हैं मल्टीपल टाइम्स। और ये जो रिपीटेड होते हैं ये वैरी करते हैं हर इंडिविजुअल में, हर इंडिविजुअल का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फिंगरप्रिंट। तो जब भी किसी का आइडेंटिफिकेशन करना होता है तो सबके जो है अलग अलग टाइप के हमें देखने को मिलते हैं सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सिबल एक्सपायरेशन। तो हमारा आंसर आएगा रेजिडुअल वॉल्यूम, करीबन 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर ये होता है। होता क्या, जैसे अगर मैंने कोई फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लिया, फोर्सफुल मैंने सांस जैसे छोड़ दिया, तो फिर भी ऐसा अगर मान लीजिए कि हमारे अंदर कोई भी वॉल्यूम जो एयर का है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो फिर तो लंग्स कोलैप्स हो जाता, कि भाई मैं अगर एयर को आउट कर रही हूँ तो कोलैप्स हो गया, इन कर रही हूँ तो वो एक्सपैंड हो गया। तो ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो अमाउंट होता है एयर का जिसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। टाइडल वॉल्यूम की बात करूँ तो ये जो है वॉल्यूम ऑफ एयर हम कितना इंस्पायर कर रहे हैं या फिर एक्सपायर कर रहे हैं, वो होता है करीबन 500 मिलीलीटर होता है। अगर वाइटल कैपेसिटी की बात करूँ तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है कि एक पर्सन जो है अपने लंग्स से, ठीक है, एक इनहेलेशन करने के बाद, ठीक है, कितना ज़्यादा वो एयर को एक्सपेल कर सकता है फ्रॉम द लंग्स। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो ये टोटल अमाउंट ऑफ एयर होता है अ पर्सन कैन ब्रीथ इन अ नॉर्मल इनहेलेशन की, लाइक मैं अभी ब्रीदिंग कर रही हूँ तो मैं ऐसे नॉर्मल कितना इनहेल एक्सेल कर सकती हूँ, ठीक है, नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद कितनी ब्रीदिंग कर पा रही हूँ, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अच्छा बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। तो एक क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क दे चुकी हूँ, एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 28 जो कि आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंड मैसेंजर इन सेल सिग्नलिंग। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मुझे पता चल पाए। मुझे भी बेटा मोटिवेशन मिलती है इससे कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज़्यादा और कितने ज़्यादा बेहतर मॉडल पेपर्स जो हैं आपके सामने लेकर आऊँ, आपको आपके लिए सॉल्व करूँ, और जिससे आपको और ज़्यादा सिलेक्शन होने में बेहतर महसूस हो। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट्स डीएनए एज एट, ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, दैट विल बी द राइट आंसर। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत सारे, जितने भी अगर आप लोगों ने सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस तो पता होगा, मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, जो कि डीएनए को एक बेटा स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर रैंडम साइट्स की बात करो तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये रैंडम नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ये रैंडम होंगे तो फिर साइंटिस्ट इसे यूज़ ही नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ओनली एट एंड्स, कि जो एंजाइम ओनली एट एंड्स पे कट करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। जो स्पेसिफिकली कट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। पॉली ए टेल की बात करूँ तो ये जो है एमआरएनए की टेल होती है, फाउंड होती है ऑन एमआरएनए, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं डिज़ाइन होते हैं ताकि वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट कर सकें, ठीक है। अब हम आ गए हैं मॉडल पेपर जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, एम्स का मॉडल पेपर, एम्स का नंबर 6, उसके लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इन्फेक्शियस टू ह्यूमंस? तो हमारा जो ऑप्शन बी है स्पोरोजॉइड, दैट विल बी द राइट आंसर। तो एक इन्फेक्टेड फीमेल जो होती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये क्या करती है, ह्यूमन को बाइट कर देती है, ठीक है। ह्यूमन को जब ये बाइट करती है तो ये इंजेक्ट करती है पैरासाइट इन द स्पोरोजॉइट स्टेज, ठीक है। तो ये जो स्पोरोजॉइट होता है ये ब्लड में ट्रैवल करता है, ब्लड से ट्रैवल करके कहाँ जाता है, ये जाता है लिवर के अंदर, जहाँ पे इन्फेक्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो पाता है। ट्रोफोजॉइट प्रोसेस की बात करूँ, मतलब स्टेज की बात करूँ, तो ये एक्टिव फीडिंग स्टेज होता है पैरासाइट का इनसाइड द ह्यूमन रेड ब्लड सेल। गैमेटोसाइट की बात करूँ, गैमेटोसाइट जो होता है वो सेक्सुअल स्टेज होता है पैरासाइट का, जो कि पिक्ड अप होता है बाय मॉस्किटो फ्रॉम अ ह्यूमन। मीरोजॉइड स्टेज की बात करूँ तो ये स्टेज जो है प्रोड्यूस होता है इन द लिवर, जो कि इन्फेक्ट करता है रेड ब्लड सेल्स को, बट ये वो स्टेज नहीं है जो इनिशियली एंटर करता है बॉडी फ्रॉम द मॉस्किटो, क्योंकि इनिशियल वाला स्टेज क्या है, स्पोरोजॉइट, ठीक है। तो हमने बेटा आज सॉल्व कर लिए हैं पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप जो मेरा ये यूट्यूब वीडियो है इसे लाइक कर सकते हैं, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। कमेंट में आप बता सकते हैं कि मेरी ये क्लास कैसी लगी आपको। उसके अलावा मैंने आपको 2 क्वेश्चंस जो हैं होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ उन क्वेश्चंस का आंसर्स जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे पहले वाली वीडियोस में भी जो बच्चे मुझे बता रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के कि बच्चे जो हैं लिटरली सिंसियरली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने सॉल्व किया एम्स का मॉडल पेपर नंबर 6। अब हम मिलेंगे अगले मॉडल पेपर के साथ, मॉडल पेपर नंबर 7। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छा बनाते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। अपने जो भी टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करते रहिए, कोई भी डाउट्स हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।